चलिए तो बच्चों हम देखते हैं जैव भू रासायनिक चक्र बायो जियो केमिकल साइकिल। तो ध्यान रखिए, जैव भू रासायनिक चक्रों में मैंने तुम्हें बताया था कि जो चक्रण कुंड या सक्रिय कुंड, चक्रण कुंड या सक्रिय कुंड जो जीव व जंतुओं से, जीव जंतु व पादप सब मिले हुए हैं। जैविक घटकों को हम क्या कहते हैं? चक्रण या सक्रिय कुंड। और अजैविक घटकों को क्या कहते हैं? जैसे जलमंडल है, वायुमंडल है, स्थलमंडल है, उसे कहते हैं भू रासायनिक वातावरण। ध्यान रखिए, इन दोनों के मध्य मतलब जैविक और अजैविक घटकों के मध्य ही किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ हो, उसका चक्रण क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्रण कहलाता है। ध्यान रखिए, कल हमने इसकी परिभाषा और इनके बारे में बताया था कि कितने प्रकार के क्या क्या होता है। अब हम सीधे ऑक्सीजन के चक्रण पर जाते हैं। तो ऑक्सीजन चक्रण में देखो बच्चों, आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन रहती है वो प्रकृति में 21% है, लगभग 21% है। तो निश्चित रूप से मानते हैं कि प्रकृति में पहले ऑक्सीजन नहीं पाई जाती थी, क्योंकि पहले जितने भी पौधे थे धीरे धीरे उद्विकास हुआ है, पौधों का विकास हुआ है और पौधों ने ही ये सारी ऑक्सीजन उत्पन्न की है। तो प्रकृति में पहले ऑक्सीजन नहीं थी, ऐसे कुछ वैज्ञानिक मानते हैं। अब हम ये देखें कि प्रकृति में जो ऑक्सीजन का चक्रण है वो वास्तव में या तो ऑक्सीजन गैस के रूप में या फिर CO2 या जल या कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट व अन्य यौगिकों के रूप में होता है। तो कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन की मात्रा को, या ऐसे स्रोत हैं जो प्रकृति में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं और कुछ कम करते हैं, अर्थात कुछ चक्रण को बढ़ाते हैं और कुछ कम करते हैं। ध्यान रखिए, जैसे हम बात करें कि प्रकृति में जो ज्वालामुखी विस्फोट हैं उनसे जल और CO2 निकलती है, और जल और CO2 अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन साइकिल से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन साइकिल में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और इसी प्रकार कुछ अपचयन भी पाए जाते हैं, जैसे खनिजों का अपचयन। खनिजों के अपचयन में अगर आप देखें तो ऑक्सीजन निकलती है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि करते हैं। और इसी प्रकार अगर हम जैविक घटकों में देखें, जैसे प्रकाश संश्लेषण पौधों के द्वारा जो किया जाता है उसमें ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है और CO2 और जल का उपयोग होता है। तो ये ऑक्सीजन को या CO2 को या जल को बढ़ा रहे हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए, अगर हम ऑक्सीजन का यूज देखें तो ऑक्सीजन का प्रकृति में यूज क्या है? अगर हम प्रत्येक वर्ग मीटर क्षेत्रफल में देखें तो 60,000 अणु या 1 टन ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। तो इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि प्रत्येक जीव को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है, और ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन में किया जाता है तो उससे ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जिससे विभिन्न जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। इसके अलावा ये ओजोन जो डिप्लीशन होता है, ओजोन विपाटन, मतलब ओजोन जो टूटती है, ओजोन गैस, तो उसमें भी क्या रहता है? ऑक्सीजन बनती है और ओजोन गैस बनती है और ओजोन गैस से ही ऑक्सीजन भी बनती है। वो चक्र चलता रहता है, उसमें साम्य बना रहता है। तो परावैंगनी किरणें इससे प्रभावित करती हैं, और ओजोन गैस के डिप्लीशन से आप जानते हैं क्या क्या हानि हो जाती है। रेडिएशन होता है, स्किन कैंसर हो जाते हैं, स्किन डिसऑर्डर हो जाते हैं, या अन्य तरीके के रोग हो जाते हैं। तो अब अगर हम देखें ऑक्सीजन का और यूज क्या है, और यूज क्या हो सकता है, तो ऑक्सीजन का और यूज आप जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, DNA RNA, और मेरा मतलब है लिपिड है। इन सब में क्या है? ऑक्सीजन पाई जाती है, बंधित रूप में पाई जाती है। तो ऑक्सीजन एक तो स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, एक बंधित रूप में जाती है। बॉन्डेड रूप में मतलब वो किसी, जैसे CO2 है तो उसमें वो जुड़ी हुई है, जल है उसमें भी जुड़ी हुई है, कार्बोनेट है उसमें भी जुड़ी हुई है, नाइट्रेट है उसमें भी वो जुड़ी हुई है। तो कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट में भी जुड़ी हुई है, प्रोटीन भी जुड़ी हुई है। तो स्वतंत्र रूप में तो वो वातावरण में पाई जाती है, और कुछ जल में भी घुलित अवस्था में पाई जाती है। और कुछ मैंने बताया कि खनिजों के अपचयन से भी स्वतंत्र ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। लेकिन ज्वालामुखी विस्फोटों में स्वतंत्र ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती, जबकि CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड और वास्तव में जल निकलता है उसमें। तो कहने का मतलब ये है, कुछ क्रियाएं जो एक तरीके से इस साइकिल को कम करती हैं, कुछ बढ़ाती हैं। तो देखें, श्वसन की क्रिया क्या करती है? ऑक्सीजन को कम करती है, इसका मतलब इसके चक्रण को कम करती है। और कुछ आप जानते हैं
कि ऑक्सीजन विभिन्न जैसे नाइट्रेट है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, ये लवण जो पाए जाते हैं ये सेडिमेंट हो जाते हैं, मतलब अपकेंद्रित हो जाते हैं, जम जाते हैं चट्टानों के रूप में, तो उससे भी ऑक्सीजन साइकिल या चक्र से बाहर हो जाती है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं वास्तव में इसके चक्रण में आखिर क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ये एटमॉस्फेयर है, वायु है। तो वायु में क्या होगा, सबसे पहले आप जानते हैं इनसे ऑक्सीजन पाई जाती है और CO2 भी पाई जाती है। तो गैसेस एक्सचेंज जल और एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल को कह रहे हैं और एटमॉस्फेयर बात क्या किसको, वायुमंडल को कह रहे हैं। तो इनमें क्या होगा, गैसों का एक्सचेंज होगा। ध्यान रखिए, जो भी मछलियां हैं, पादप हैं, वो श्वसन के द्वारा CO2 को इस्तेमाल करेंगे, ऑक्सीजन को यूज करेंगे और CO2 निकालेंगे, तो ये वातावरण में रिलीज कर दी जाएंगे। ध्यान रखिए। और कुछ ऐसा भी रहता है कि CO2 जल में, समुद्रों में आप जानते हैं संचित हो जाती है। तो ये तीर दोनों तरफ है, जाने का और आने का। इसका मतलब CO2 आती भी है वातावरण से और जलमंडल से जाती भी है, एक्सचेंज दोनों में चलता रहता है। अब अगर हम यहाँ देखें कि ये कुछ जलीय पादप CO2 का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, तो ऑक्सीजन वातावरण में रिलीज कर दी जाती है, लेकिन कुछ ऑक्सीजन वातावरण से आकर जल में घुलती भी है, तो यहाँ भी चेंज लिया है। अब अगर हम देखें स्थलमंडल पर बात करें, तो कुछ जीव हैं जो CO2 को क्या करते हैं, निकालते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं हम, ये रेस्पिरेशन करते हैं, तो इसका मतलब ये CO2 बढ़ा रहे हैं और ऑक्सीजन को कम कर रहे हैं। अगर हम पादपों की बात करें, ये भी ऑक्सीजन, श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन CO2 एक तरीके से CO2 को ले रहे हैं और ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं। तो ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन निकाली जा रही है और यहाँ CO2 ली जा रही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये ऑक्सीजन लेते भी हैं। तो कुल मिलाकर अगर वातावरण से देखें संबंधित जीवों का और पौधों का, तो यहाँ है ऑक्सीजन ओजोन साइकिल। तो यहाँ पे क्या होगा, जो CO2 है वो टूटेगी ऑक्सीजन में और ओजोन को बना देगी, और ओजोन पुनः CO2 को बना देगी, तो ये चक्र चलता रहता है। अब अगर हम देखें वातावरण में, देखो पादप भी CO2 बढ़ा रहे, एक इनडायरेक्टली कहने का मतलब वो भी शोषण करते हैं, और लेकिन पादपों में एक ये सिस्टम रहता है कि जितनी वो CO2 निकालते हैं उससे 10 गुनी ऑक्सीजन बना देते हैं, और जंतु भी CO2 निकाल रहे हैं, तो वातावरण में CO2 भी बढ़ रही है और ऑक्सीजन भी बढ़ रही है। ऑक्सीजन पौधे बढ़ा रहे हैं और CO2 जंतु बढ़ा रहे हैं और कुछ पौधे भी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा मैंने यहाँ भी बताया, एक्सचेंज दोनों का ये चलता रहता है। अगर हम एक ज्वालामुखी की बात करें, तो ज्वालामुखी में CO2 निकलती है और जल भी निकलता है। इसका मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन तो बढ़ रही है ना, साइकिल में अगर देखें, तो इसका मतलब है वास्तव में देखा जाए तो ये ज्वालामुखी ऑक्सीजन के चक्रण को बढ़ाता है, क्योंकि ये CO2 और जल को बढ़ाता है। CO2 जल इनडायरेक्टली, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन बंधित रूप में पाई जाती है, बॉन्डेड रूप में पाई जाती है। तो इस अवस्था में क्या कर रहे हैं, ये चक्रण को बढ़ा रही है। चक्रण से बढ़ाने से मतलब है ये स्थायी रूप से बाहर नहीं हुई है। ऑक्सीजन बाहर कब होगी, ऑक्सीजन बाहर वास्तव में देखा जाए, देखो ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं श्वसन में जीव, इसमें कमी आ रही है, लेकिन स्थायी रूप से कमी नहीं आ रही है। इनके मरने के बाद क्या होगा, ये जो मरेंगे तो इनके अपघटन से जो भी पदार्थ होंगे, कार्बनिक पदार्थ, उनके अपचयन से भी ऑक्सीजन निकलेगी। कहने का मतलब है ऑक्सीजन ये भी निकलेंगे मृत्यु के बाद, अपचयन होगा जब। ध्यान रखिए, प्रत्येक अपचित पदार्थ ऑक्सीजन लेता भी है। जैसे कोई दबा हुआ पदार्थ है या कोई अपचित पदार्थ है, निश्चित रूप से वो ऑक्सीजन लेता है, उसका ऑक्सीजन होता है, उससे भी कमी आती है ऑक्सीजन में। और एक ऑक्सीजन से कमी आती है, जैसे कार्बोनेट है, ऑक्साइड है, नाइट्रेट है। नाइट्रेट को तो पौधे अवशोषित कर लेते हैं, और सल्फेट है, ये क्या है, लवणों के रूप में सेडिमेंट, सेडिमेंट से मतलब है जमाव, चट्टानों के रूप में जमा हो जाता है। तो ये स्थायी रूप से क्या रहता है, ऑक्सीजन को चक्रण से बाहर कर देते हैं। तो ऑक्सीजन को चक्रण से बाहर कौन कौन करते हैं, वास्तव में श्वसन की प्रक्रिया करती है, ये भी करता है। अब इसके अपकेंद्रण बोल सकते हैं, जमाव बोल सकते हैं चट्टानों के रूप में। तो कहने का मतलब है, और बढ़ाने वाले कौन है, बढ़ाने वाले ज्वालामुखी है, अपचयन है जीवों का, ओजोन कम भी कर रही है, बढ़ा रही है, या संतुलन रहता है। तो कुल मिलाकर ये रहता है प्रकृति में
केवल इन गैसों ऑक्सीजन का जो संतुलन है बना रहता है, वो लगभग 21% बना रहता है। तो इसमें बच्चों हमने देखा है कि कुछ घटक जो जैविक हैं और अजैविक हैं ऑक्सीजन को कम कर रहे हैं, कुछ जैविक और अजैविक घटक ऑक्सीजन को बढ़ा रहे हैं इनडायरेक्ट। तो आप जानते हैं बच्चों, ऑक्सीजन का चक्रण वास्तव में शुद्ध ऑक्सीजन के रूप में और कुछ कार्बोनेट, जल ऑक्साइड या CO2, नाइट्रेट, सल्फेट इनके रूप में भी होता है। अगर हम देखें, मैंने बताया कि जो 70% कहने का मतलब है जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनमें 70% क्या रहती है, ऑक्सीजन रहती है। ध्यान रखिए। तो ये बहुत से जो आंकड़े थे इसके बारे में, चक्रण के बारे में, चक्रण से संबंधित वो मैंने समझाए। और कभी कुछ ऐसा भी होता है, जैसे आप जानते हैं उपापचयी क्रियाओं में हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, जिसे उपापचयी जल कहते हैं। उपापचयी जल का उपयोग कहाँ कर लिया जाता है, प्रकाश संश्लेषण में कर लिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिए। तो बच्चों ये चक्रण कंप्लीट हो चुका है, तो कल हम पढ़ेंगे सल्फर चक्र। थैंक यू।